क्या आपने कभी सोचा है कि लोग जो दिखते हैं वो असल में होते नहीं? क्या कभी आपको ये महसूस हुआ है कि कोई मुस्कुरा तो रहा है लेकिन उसके दिल में कुछ और चल रहा है? क्या आप जानना चाहते हैं कि सामने वाला इंसान सच बोल रहा है या सिर्फ एक्टिंग कर रहा है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी ऑडियो बुक में, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे असरदार और गहराई से सोचने वाली किताबों की ऑडियो समरी, आसान भाषा में, दिल से जुड़ी कहानियों के साथ। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जो इंसान की सोच, व्यवहार और फितरत को समझने के दरवाजे खोलती है, द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, जिसे लिखा है मशहूर लेखक रॉबर्ट ग्रीन ने। अब जरा सोचिए, अगर आप ये जान सकें कि लोग असल में क्या सोच रहे हैं, उनके इरादे क्या हैं, वो जो कह रहे हैं उसके पीछे क्या छिपा है, क्या आप उनके इमोशंस, उनकी चालें, उनकी कमजोरियां और ताकत को समझकर जिंदगी में एक कदम आगे नहीं निकल पाएंगे? द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर कोई साधारण सेल्फ हेल्प किताब नहीं है। ये एक आईना है जो हमें दिखाती है इंसानी फितरत के वो पहलू जो अक्सर हमारी आंखों से छिपे रहते हैं। इसमें 18 ऐसे नियम बताए गए हैं जिनकी मदद से हम दूसरों के व्यवहार को समझ सकते हैं और साथ ही खुद के अंदर छिपी इंसानी कमजोरियों पर भी काबू पा सकते हैं। रॉबर्ट ग्रीन ने इतिहास के महान लीडर्स, कलाकारों, राजाओं, क्रांतिकारियों और खलनायकों की कहानियों के जरिए हमें दिखाया है कि इंसानी नेचर कैसे काम करता है और कैसे हम खुद को और दूसरों को बेहतर समझकर अपने फैसलों को, रिश्तों को और अपने करियर को सही दिशा दे सकते हैं। इस किताब में आप जानेंगे कि कैसे इमोशंस हमारे फैसलों पर राज करते हैं, कैसे लोग नकली मास्क पहनकर अपने असली इरादे छिपाते हैं और कैसे हम इन सब को पहचान कर अपनी जिंदगी को ज्यादा सचेत और मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं, जहां हम एक एक करके जानेंगे इंसानी नेचर के वो गहरे राज जो आपके सोचने का तरीका ही बदल देंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ सिर्फ हिंदी ऑडियो बुक पर, क्योंकि यहाँ हर किताब बनती है एक कहानी जो आपके दिल को छूती है और दिमाग को जगाती है। चैप्टर 1, द लॉ ऑफ इरेशनैलिटी। इमोशंस पर काबू पाए बिना इंसान समझदार नहीं बन सकता। क्या आपने कभी कोई ऐसा फैसला लिया है जो बाद में गलत साबित हुआ? उस वक्त आपको लगा था कि आप बहुत सोच समझकर डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन कुछ ही दिन बाद आपको महसूस हुआ कि दरअसल आपने उस वक्त गुस्से में, डर में या किसी और इमोशन में बहकर वो फैसला ले लिया था। अगर हां, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। हर इंसान के भीतर एक छिपी हुई ताकत होती है, इमोशंस की, और अक्सर यही इमोशंस हमारी सोचने की ताकत पर हावी हो जाते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हम चाहे जितना भी लॉजिकल बनने की कोशिश करें, असल में हम सभी इंसान इमोशनल ही हैं, और जब तक हम अपनी इरेशनैलिटी यानी अपनी गैर तार्किक सोच को पहचानना और कंट्रोल करना नहीं सीखते, तब तक हम खुद को और दूसरों को सही तरीके से समझ ही नहीं सकते। इस चैप्टर में रॉबर्ट हमें एक कहानी के जरिए समझाते हैं, एक ऐसे इंसान की जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था, लेकिन फिर भी अपने इमोशंस पर काबू न पाने की वजह से बड़ी बड़ी गलतियां करता गया। कहानी शुरू होती है सन 1800 के दौर में, हावर्ड ह्यूग्स नाम के एक आदमी से। हावर्ड बचपन से ही अमीर था, बुद्धिमान था, लेकिन उसके अंदर डर, अकेलापन और शक की भावना बहुत गहराई तक जमी हुई थी। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, वो इन इमोशंस को छुपाता रहा। बाहर से सबको लगता था कि वो जीनियस है, एक शानदार बिजनेसमैन, एक मूवी डायरेक्टर और एक एडवेंचरस पायलट, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने इरेशनल फियर्स में डूबा हुआ था। वो सोचता था कि सब लोग उसे धोखा देना चाहते हैं। उसे जर्म्स का डर था। वो लोगों से कटने लगा और अंत में अपने करोड़ों डॉलर के साथ एक होटल के कमरे में तन्हाई में जीने लगा, गंदगी, अंधेरे और पागलपन के बीच। रॉबर्ट ग्रीन इस कहानी से हमें यह दिखाना चाहते हैं कि इंसान चाहे कितना भी सफल क्यों ना हो, अगर वो अपने इमोशंस को नहीं समझता तो उसकी जिंदगी तबाही की ओर जाती है। तो अब सवाल उठता है, हम क्या करें? कैसे पहचानें कि हमारे अंदर कौन सी इरेशनल फीलिंग्स हैं? सबसे पहला कदम है खुद को ऑब्जर्व करना। जब आप कोई बड़ा फैसला लेने वाले हों, रुकिए, खुद से पूछिए, क्या मैं इस वक्त डर की वजह से डिसीजन ले रहा हूं? क्या गुस्सा मुझसे ये करवा रहा है?
क्या मैं किसी से जलन में ये सब सोच रहा हूं? दूसरा कदम है अपने पैटर्न्स को पहचानना। क्या आप हर बार रिजेक्शन मिलने पर ओवर रिएक्ट करते हैं? क्या आप बार बार उसी तरह की रिलेशनशिप्स में जाते हैं जो टॉक्सिक होती हैं? तो समझिए, कहीं कोई इमोशनल वूंड है जो बार बार आपको वही इरेशनल चॉइस करने पर मजबूर कर रही है। और तीसरा कदम है अवेयरनेस को प्रैक्टिस करना। रॉबर्ट कहते हैं, अवेयरनेस यानी जागरूकता वो तलवार है जो इरेशनैलिटी की जड़ों को काट सकती है। जब आप ये समझ जाते हैं कि आपके अंदर कौन कौन सी भावनाएं खेल रही हैं, तब आप खुद को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। तब आप रिएक्ट नहीं करते बल्कि रिस्पॉन्ड करते हैं। इस चैप्टर का सार यही है, आप जब तक अपने अंदर छिपी इरेशनैलिटी को नहीं पहचानते, तब तक आप दूसरों की चालों, उनके इमोशंस और उनके नेचर को भी नहीं समझ सकते। इसीलिए अगर आप वाकई ह्यूमन नेचर को समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने ही अंदर उतरिए, अपने इमोशंस को पहचानिए और उन्हें मास्टर करना शुरू कीजिए। चैप्टर 2, द लॉ ऑफ नार्सिसिज्म। हर इंसान थोड़ा बहुत नार्सिसिस्ट होता है, लेकिन अगर आप एम्पैथी सीख लें तो आप सबसे अलग और सफल बन सकते हैं। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान से बात की है जो सिर्फ अपनी ही बात करता है, जो आपको सुनता नहीं, बस इंतजार करता है कि कब आप चुप हों ताकि वो फिर से अपनी बात शुरू कर सके? ऐसे लोग आपको थका देते हैं, है ना? अब सोचिए, अगर आप खुद भी कभी कभी ऐसे बन जाते हैं तो? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हम सभी में नार्सिसिज्म यानी खुद में खो जाने की टेंडेंसी मौजूद होती है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग इससे बाहर निकलना सीख लेते हैं और कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी इसी में फंसे रहते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक ऐसे आदमी की कहानी से जो अपनी दुनिया में खोया रहता था, रिचर्ड निक्सन। निक्सन अमेरिका के राष्ट्रपति बने, लेकिन अपनी ही इनसिक्योरिटीज, अपने ही ईगो और एक अंधी ताकत की भूख के कारण उन्होंने खुद को बर्बाद कर लिया। वो हर किसी पर शक करते थे, उन्हें लगता था कि सब उनके खिलाफ हैं। उनकी सोच में एम्पैथी यानी दूसरों की फीलिंग्स समझने की क्षमता खत्म हो चुकी थी, और यही वजह थी कि उन्हें वाटरगेट स्कैंडल का सामना करना पड़ा और उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। रॉबर्ट हमें समझाते हैं कि नार्सिसिज्म दरअसल एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। जब हम बचपन में खुद को अकेला, असुरक्षित या अनसुना महसूस करते हैं, तो हम एक ऐसी दुनिया बना लेते हैं जहां हम खुद ही सबसे ज्यादा जरूरी बन जाते हैं। लेकिन अगर ये आदत बड़ी उम्र तक बनी रहे, तो ये हमारी रिलेशनशिप्स, डिसीजंस और करियर सब बर्बाद कर सकती है। तो समाधान क्या है? रॉबर्ट बताते हैं कि इसका इलाज है एम्पैथी। एम्पैथी यानी दूसरों की भावनाओं को समझना, महसूस करना। जब आप किसी को गहराई से ऑब्जर्व करते हैं, उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस, उनके बोलने का अंदाज, उनके पीछे छिपी भावनाएं, तो आप नार्सिसिज्म से बाहर निकलने लगते हैं। एम्पैथी आपको वो ताकत देती है जो दुनिया में बहुत कम लोगों के पास होती है, लोगों के दिल और दिमाग को पढ़ने की ताकत। इस चैप्टर में रॉबर्ट एक पावरफुल तरीका बताते हैं, एम्पैथिक रेडार बनाना। जब भी आप किसी से मिलें, खुद को पीछे रखिए और सामने वाले पर पूरा ध्यान लगाइए। उसके वर्ड्स के पीछे क्या छिपा है? क्या वो डर रहा है? क्या वो कुछ छुपा रहा है? क्या उसे आपकी मदद की जरूरत है? जब आप ऐसा करने लगते हैं, तो धीरे धीरे आप एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जिसकी कंपनी लोग चाहते हैं, जिसे लोग ट्रस्ट करते हैं, जो टीम को समझकर लीड करता है, जो रिश्तों में गहराई लाता है। इस चैप्टर का आखिरी संदेश ये है, आप अपनी ही दुनिया में खोए नार्सिसिस्ट बनकर रह सकते हैं, या फिर एम्पैथी सीखकर उस रेयर इंसान की तरह बन सकते हैं जो दूसरों को समझता है। चुनाव आपका है, सेल्फ ऑब्सेशन या सेल्फ अवेयरनेस, आइसोलेशन या कनेक्शन, नार्सिसिज्म या एम्पैथी। चैप्टर 2, द लॉ ऑफ नार्सिसिज्म। हर इंसान थोड़ा बहुत नार्सिसिस्ट होता है, लेकिन अगर आप एम्पैथी सीख लें तो आप सबसे अलग और सफल बन सकते हैं। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान से बात की है जो सिर्फ अपनी ही बात करता है, जो आपको सुनता नहीं, बस इंतजार करता है कि कब आप चुप हों ताकि वो फिर से अपनी बात शुरू कर सके? ऐसे लोग आपको थका देते हैं, है ना? अब सोचिए, अगर आप खुद भी कभी कभी ऐसे बन जाते हैं तो? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हम सभी में नार्सिसिज्म यानी खुद में खो जाने की टेंडेंसी मौजूद होती है।
फर्क बस इतना है कि कुछ लोग इससे बाहर निकलना सीख लेते हैं और कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी इसी में फंसे रहते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक ऐसे आदमी की कहानी से जो अपनी दुनिया में खोया रहता था, रिचर्ड निक्सन। निक्सन अमेरिका के राष्ट्रपति बने, लेकिन अपनी ही इनसिक्योरिटीज, अपने ही ईगो और एक अंधी ताकत की भूख के कारण उन्होंने खुद को बर्बाद कर लिया। वो हर किसी पर शक करते थे, उन्हें लगता था कि सब उनके खिलाफ हैं। उनकी सोच में एम्पैथी यानी दूसरों की फीलिंग्स समझने की क्षमता खत्म हो चुकी थी और यही वजह थी कि उन्हें वाटरगेट स्कैंडल का सामना करना पड़ा और उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। रॉबर्ट हमें समझाते हैं कि नार्सिसिज्म दरअसल एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। जब हम बचपन में खुद को अकेला, असुरक्षित या अनसुना महसूस करते हैं तो हम एक ऐसी दुनिया बना लेते हैं जहां हम खुद ही सबसे ज्यादा जरूरी बन जाते हैं। लेकिन अगर ये आदत बड़ी उम्र तक बनी रहे तो ये हमारी रिलेशनशिप्स, डिसीजंस और करियर सब बर्बाद कर सकती है। तो समाधान क्या है? रॉबर्ट बताते हैं कि इसका इलाज है एम्पैथी। एम्पैथी यानी दूसरों की भावनाओं को समझना, महसूस करना। जब आप किसी को गहराई से ऑब्जर्व करते हैं, उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस, उनके बोलने का अंदाज, उनके पीछे छिपी भावनाएं, तो आप नार्सिसिज्म से बाहर निकलने लगते हैं। एम्पैथी आपको वो ताकत देती है जो दुनिया में बहुत कम लोगों के पास होती है, लोगों के दिल और दिमाग को पढ़ने की ताकत। इस चैप्टर में रॉबर्ट एक पावरफुल तरीका बताते हैं, एम्पैथिक रेडार बनाना। जब भी आप किसी से मिलें, खुद को पीछे रखिए और सामने वाले पर पूरा ध्यान लगाइए। उसके वर्ड्स के पीछे क्या छिपा है? क्या वो डर रहा है? क्या वो कुछ छुपा रहा है? क्या उसे आपकी मदद की जरूरत है? जब आप ऐसा करने लगते हैं तो धीरे धीरे आप एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जिसकी कंपनी लोग चाहते हैं, जिसे लोग ट्रस्ट करते हैं, जो टीम को समझकर लीड करता है, जो रिश्तों में गहराई लाता है। इस चैप्टर का आखिरी संदेश ये है, आप अपनी ही दुनिया में खोए नार्सिसिस्ट बनकर रह सकते हैं या फिर एम्पैथी सीखकर उस रेयर इंसान की तरह बन सकते हैं जो दूसरों को समझता है। चुनाव आपका है। सेल्फ ऑब्सेशन या सेल्फ अवेयरनेस, आइसोलेशन या कनेक्शन, नार्सिसिज्म या एम्पैथी। चैप्टर 3, द लॉ ऑफ रोल प्लेइंग। लोग हमेशा मास्क पहनकर चलते हैं। अगर आप उनका असली चेहरा देखना सीख जाएं, तो आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। क्या कभी आपने किसी को पहली बार देखकर सोचा कि ये इंसान तो कमाल का है, लेकिन कुछ वक्त बाद वो इंसान बिल्कुल अलग निकला? आपने सोचा था कि वो ईमानदार है, लेकिन वो धोखेबाज निकला। आपने सोचा था कि वो आपका दोस्त है, लेकिन पीछे से आपकी बुराई करता था। ऐसा क्यों होता है? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हर इंसान एक एक्टर है। हम सब हर रोज लोगों के सामने एक रोल प्ले करते हैं। कोई अच्छा बनने का दिखावा करता है, कोई हम्बल बनने का, कोई मजाकिया बनता है ताकि लोग उससे प्यार करें। लेकिन ये सब सिर्फ एक मास्क होता है, अंदर असली इंसान कोई और ही होता है। इस चैप्टर में रॉबर्ट हमें दिखाते हैं कि अगर आप इस दुनिया में स्मार्ट बनना चाहते हैं तो लोगों के वर्ड्स पर नहीं, उनके एक्शंस और एक्सप्रेशंस पर ध्यान देना सीखिए। ये चैप्टर हमें एक मशहूर हिस्टोरिकल फिगर की कहानी से जोड़ता है, क्वीन एलिजाबेथ पॉन्टरन, एक ऐसी रानी जिसने पूरे यूरोप को अपने चार्म और एक्टिंग से घुमाया। हर राजा उससे शादी करना चाहता था, हर नेता उससे अलायंस बनाना चाहता था, लेकिन एलिजाबेथ जानती थी कि अगर वो किसी से इमोशनली जुड़ गई तो वो अपना पावर खो देगी। इसलिए उसने एक रोल प्ले किया, एक रहस्यमयी अनटच्ड क्वीन का। उसने सबको अपने वर्ड्स और लुक्स से उलझा के रखा, लेकिन असल में वो सिर्फ अपने पावर को बचाने की कोशिश कर रही थी। रॉबर्ट हमें सिखाते हैं कि लोग जो दिखाते हैं वो होते नहीं, और अगर आप सिर्फ दिखावे पर भरोसा करेंगे तो बार बार धोखा खाएंगे। तो अब सवाल उठता है, कैसे पहचानें कि सामने वाला क्या छुपा रहा है? सबसे पहले उसकी आंखों पर ध्यान दीजिए। आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। कोई कुछ भी बोल रहा हो, लेकिन उसकी नजरें उसका डर, जलन या झूठ उजागर कर देती हैं। दूसरा, उसके सटल बॉडी मूवमेंट्स पर नजर रखिए। क्या वो आपकी बात सुनते हुए बार बार नजरें चुरा रहा है? क्या वो मुस्कुरा तो रहा है, लेकिन उसके चेहरे में ठहराव नहीं है? तीसरा, उसके एक्शंस को याद रखिए। एक इंसान जो बार बार अपने फायदे के लिए दूसरों को यूज करता है, वो चाहे जितना मीठा क्यों ना बोले,
भरोसे के लायक नहीं होता। रॉबर्ट कहते हैं, जब आप लोगों के रोल प्लेइंग को डिकोड करना सीख लेते हैं तो आप सच में पावरफुल बन जाते हैं। फिर आप दूसरों के इरादों को समझ पाते हैं। फिर आप अपने डिसीजन सही लेते हैं, रिश्तों में उलझते नहीं और मैनिपुलेशन से बच जाते हैं। इस चैप्टर का सार ये है, दुनिया एक रंगमंच है, लोग रोल प्ले कर रहे हैं। अगर आप दर्शक बनकर देखेंगे तो धोखा खाएंगे, लेकिन अगर आप डायरेक्टर बनकर उनका स्क्रिप्ट पढ़ना सीख लेंगे तो आप गेम जीत जाएंगे। चैप्टर 4, द लॉ ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर। इंसान बार बार वही गलतियां दोहराता है जब तक कि वो अपने पैटर्न्स को पहचानना और तोड़ना नहीं सीखता। क्या आपने कभी किसी दोस्त को देखा है जो हर बार टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस जाता है, या कोई ऐसा कॉलीग जो हर बार गलत बिजनेस डिसीजन लेता है और फिर कहता है, मुझे नहीं पता क्यों ऐसा हुआ। अब एक पल के लिए खुद से पूछिए, क्या आप भी कुछ ऐसी ही चीजें बार बार करते हैं जिनका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हर इंसान के अंदर कुछ कंपल्सिव पैटर्न्स होते हैं, यानी कुछ आदतें, कुछ रिएक्शंस, कुछ बिहेवियर्स जो वो बार बार दोहराता है बिना सोचे, बिना समझे। ये पैटर्न्स बचपन, अनुभव और डीप इमोशंस से बनते हैं, और जब तक आप इन्हें पहचान कर तोड़ना नहीं सीखते तब तक आप एक ही गलती अलग अलग सिचुएशंस में करते रहते हैं। इस चैप्टर में रॉबर्ट एक बहुत दिलचस्प इंसान की कहानी सुनाते हैं, माइकल आइजनर की। आइजनर ने डिज्नी को एक एंटरटेनमेंट एम्पायर बना दिया था, लेकिन फिर वो खुद ही उस एम्पायर को गिराने का कारण भी बना। कैसे? आइजनर को पावर बहुत पसंद थी। उसे लगता था कि वो ही सबसे ज्यादा सही है, इसलिए उसने अपने चारों तरफ ऐसे लोगों को जमा किया जो उससे सवाल नहीं करते थे। उसने अपने करीबी पार्टनर को भी निकाल बाहर किया क्योंकि वो उसके डिसीजंस पर सवाल करता था। और यही कंपल्सिव बिहेवियर था, एक ऐसा पैटर्न जहां उसे कंट्रोल चाहिए था, एडमिरेशन चाहिए था, और कोई भी चैलेंज उसे बर्दाश्त नहीं था। आखिरकार डिज्नी ने उसे ही निकाल दिया। रॉबर्ट बताते हैं कि हर इंसान के अंदर एक इनर स्क्रिप्ट चल रही होती है, एक इनविजिबल स्क्रीन प्ले जो उसके एक्शंस को कंट्रोल करती है, और ये स्क्रिप्ट तब तक बदलेगी नहीं जब तक आप उसे लिखना नहीं सीखते। तो क्या किया जाए? सबसे पहले ऑब्जर्व कीजिए। जब आप कोई स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दें, जैसे गुस्सा, जलन या डर, पॉज करें और सोचें, क्या ये रिएक्शन नया है या मैं पहले भी ऐसा कर चुका हूं? दूसरा, अपने पास्ट को एनालाइज कीजिए। किन सिचुएशंस में आप बार बार फेल हुए हैं? क्या उसमें कोई पैटर्न है? क्या आप हर बार ऐसे लोगों को चुनते हैं जो आपको हर्ट करते हैं? क्या आप हर बार किसी अथॉरिटी फिगर से टकरा जाते हैं? तीसरा, कॉन्शियस चॉइस की प्रैक्टिस कीजिए। जब अगली बार वही पैटर्न रिपीट हो, रुकिए और सोचिए, क्या इस बार मैं कुछ अलग कर सकता हूं? छोटे डिसीजंस में भी बदलाव शुरू करें। यही आपकी इनर स्क्रिप्ट को बदलने का पहला कदम होगा। रॉबर्ट कहते हैं कि अवेयरनेस ही सबसे बड़ी ताकत है। जब आप अपने पैटर्न्स को देख लेते हैं तब आप उन्हें तोड़ सकते हैं, और जब आप उन्हें तोड़ते हैं तो आप अपने फ्यूचर को नया शेप दे सकते हैं। इस चैप्टर का सार यही है, आपका पास्ट आपके अंदर एक इनविजिबल ड्रामा चलाता है, लेकिन अगर आप उस ड्रामा के डायरेक्टर बन जाएं तो आप नए रोल्स चुन सकते हैं, नया फ्यूचर बना सकते हैं। वरना आप बस पुराने सीन्स को दोहराते रहेंगे बार बार, बिना किसी एंड के। चैप्टर 5, द लॉ ऑफ कॉवेटसनेस। हम जो चीजें नहीं पा सकते, अक्सर उन्हें पाने की चाह सबसे ज्यादा होती है, और यही लालच हमें भ्रमित कर देता है। क्या आपने कभी किसी चीज को सिर्फ इसलिए चाहा है क्योंकि वो आपके पास नहीं थी? हो सकता है कोई इंसान, कोई जॉब, कोई लग्जरी चीज, लेकिन जब वो चीज मिल गई तो उसकी वैसी चमक नहीं रही। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि इंसान की नेचर में एक गहरी ख्वाहिश होती है दूसरों की चीजों को पाने की। हमें लगता है कि जो हमारे पास नहीं है वो कहीं ज्यादा वैल्यूएबल है, और ये चाहत, ये लालच एक इल्यूजन की तरह होता है। हम किसी चीज को आइडियलाइज करते हैं, लेकिन जब वो मिल जाती है तो समझ आता है कि वो बस हमारी फैंटेसी थी, हकीकत नहीं। इस चैप्टर में रॉबर्ट हमें एक कहानी सुनाते हैं, कोको शनेल की। शनेल एक बहुत एम्बिशियस और क्रिएटिव वुमन थी। उसने एक रेवोल्यूशन लाया विमेन्स फैशन में। इस चैप्टर का सार यही है, शॉर्ट साइटेडनेस।
आपको तुरंत रिवॉर्ड्स तो दे सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आप वाकई में पावरफुल बनना चाहते हैं तो अपनी विजन को लंबा कीजिए, इमोशंस को पॉज कीजिए और दूर की सोचिए। तभी आप उन डिसीजंस को लेंगे जो आपको वाकई सफलता की तरफ ले जाएंगे, ना कि सिर्फ एक टेम्पररी कंफर्ट की तरफ। चैप्टर 7, द लॉ ऑफ डिफेंसिवनेस। अगर आप दूसरों से हमेशा रक्षात्मक होकर पेश आते हैं तो आप न तो उन्हें समझ पाएंगे और न ही खुद को ग्रो कर पाएंगे। क्या कभी आपने किसी की सलाह सुनकर तुरंत पलटकर जवाब दिया है, मुझे मत सिखाओ, मैं जानता हूं? या फिर जब किसी ने आपकी गलती बताई तो आपने बहाने बनाना शुरू कर दिए? अगर हां, तो यह नेचुरल है, क्योंकि हम इंसानों की एक बेसिक टेंडेंसी होती है खुद को सेफ रखने की। लेकिन यही डिफेंसिवनेस हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जब भी हमें क्रिटिसिज्म या डिसएग्रीमेंट मिलता है तो हम अपने ईगो की रक्षा में लग जाते हैं। हम डिफेंसिव हो जाते हैं और इसी वजह से हम नया कुछ सीख नहीं पाते। हम दूसरों की बात को गलत समझते हैं और उन्हें दुश्मन मानने लगते हैं। इस चैप्टर में रॉबर्ट एक हिस्टोरिकल एग्जाम्पल देते हैं, फ्रेडरिक द ग्रेट ऑफ प्रशिया की कहानी। फ्रेडरिक ने अपने मिनिस्टर्स को हमेशा इनकरेज किया कि वो खुलकर अपनी राय दें, भले ही वो उससे अलग क्यों ना हो। लेकिन एक बार उसने एक ऐसी गलती की जो पूरे देश को भारी पड़ी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक सलाह को नजरअंदाज किया था जो उसकी सोच से अलग थी। बाद में उसने ये सीखा कि रक्षात्मक होना उसे कमजोर बनाता है, इसलिए उसने अपनी डिफेंसिवनेस को कंट्रोल करना शुरू किया और फिर वो एक महान नेता बना। रॉबर्ट बताते हैं कि जब भी आप किसी की बात सुनते हो तो एक नेचुरल रिएक्शन आता है खुद को डिफेंड करने का। लेकिन अगर आप पावरफुल बनना चाहते हैं तो आपको उस इंपल्स को रोकना सीखना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर बात मान लें, बल्कि आपको खुला रहना होगा नए पर्सपेक्टिव्स के लिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के लिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? पहला, जब कोई आपकी आलोचना करे तो एक सेकंड रुकिए, अपने अंदर उठते गुस्से या शर्म को ऑब्जर्व कीजिए। खुद से पूछिए, क्या इसमें कुछ सच्चाई है? दूसरा, हर डिसएग्रीमेंट को पर्सनल अटैक न मानिए। कई बार लोग आपकी मदद करना चाहते हैं, आपको बेहतर बनाना चाहते हैं। तीसरा, खुद से पूछिए, मैं कौन बनना चाहता हूं? एक इनसिक्योर इंसान जो फीडबैक से डरता है या एक स्ट्रांग इंसान जो सीखता है? रॉबर्ट कहते हैं, सच्ची पावर तब आती है जब आप अपने ईगो की दीवार को गिरा देते हैं और ओपननेस के साथ सुनना सीखते हैं। जब आप डिफेंसिवनेस छोड़ते हैं तब आप लोगों को सही तरीके से समझते हैं, उनके मोटिव्स को पहचानते हैं और खुद को भी ग्रो करते हैं। इस चैप्टर का सार यही है, अगर आप हर बात पर अपनी रक्षा करने लगेंगे तो आप कभी सच्चाई को नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर आप ओपननेस और समझदारी के साथ फीडबैक को सुनना सीखते हैं तो आप इंसानों की नेचर को बेहतर समझ पाएंगे और खुद को भी एक हायर लेवल पर ले जा पाएंगे। चैप्टर 8, द लॉ ऑफ सेल्फ सैबोटाज। अगर आप बार बार खुद को गिरते हुए पाते हैं तो हो सकता है कि आप ही अपनी सबसे बड़ी रुकावट हों। क्या कभी ऐसा लगा है कि सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन आपने खुद ही सब कुछ बिगाड़ दिया? जैसे किसी अच्छी रिलेशनशिप को अननेसेसरी लड़ाई से खराब कर देना या किसी बढ़िया अपॉर्चुनिटी को टाल मटोल करके खो देना। अगर ऐसा बार बार होता है तो जरा रुक कर सोचिए, कहीं ये सेल्फ सैबोटाज तो नहीं? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि कई बार इंसान अपने ही खिलाफ काम करने लगता है बिना कॉन्शियसली समझे। वो खुद के सक्सेस को अंडरमाइन करता है। ये सैबोटाज कभी जेलसी से आता है, कभी लो सेल्फ वर्थ से और कभी चाइल्डहुड ट्रॉमा से। इस चैप्टर में रॉबर्ट हमें एक बहुत ही इंटेंस उदाहरण देते हैं, रिचर्ड निक्सन की कहानी। निक्सन एक बहुत ही एम्बिशियस पॉलिटिशियन था। उसने गरीबी से उठकर अमेरिका का राष्ट्रपति बनने का सपना पूरा किया, लेकिन उसके अंदर एक गहरी इनसिक्योरिटी थी। उसे हमेशा लगता था कि लोग उसे नीचा दिखाना चाहते हैं। इसी डर में उसने अपने राइवल्स की जासूसी करवाई और फिर उसी स्कैंडल ने उसे गिरा दिया। वाटरगेट ने उसकी लेगेसी को तबाह कर दिया, लेकिन असली दुश्मन कोई और नहीं, वो खुद था। रॉबर्ट समझाते हैं कि जब हम अपने अंदर की इनसिक्योरिटीज को फेस नहीं करते तो वो धीरे धीरे एक्शंस बन जाती हैं जो हमें नीचे खींचती हैं। हम सक्सेस से डरने लगते हैं,
या फिर खुद को उसके लायक नहीं मानते। इसलिए हम अनकॉन्शियसली वही करते हैं जिससे चीजें बिगड़ जाएं। इस पैटर्न को तोड़ने के लिए 3 स्टेप्स जरूरी हैं। पहला, खुद से ब्रूटली ऑनेस्ट हो जाइए। क्या आप अपने गोल्स को सैबोटाज कर रहे हैं? क्या आप डर या गिल्ट से ड्रिवन डिसीजंस ले रहे हैं? दूसरा, अपने पास्ट को समझिए। क्या आपके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस ने आपके अंदर कोई ऐसी बिलीफ डाल दी है जो आपको रोक रही है? तीसरा, एक नया इनर डायलॉग बनाइए। खुद से यह कहना बंद कीजिए कि मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। उसकी जगह कहिए, मैं डिजर्विंग हूं और मैं अपने पुराने पैटर्न्स को तोड़ सकता हूं। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर आप अपने अंदर की वॉर जीत लेते हैं तो बाहर की कोई लड़ाई आपको नहीं हरा सकती। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत भी हम खुद हैं और हमारी सबसे बड़ी रुकावट भी। फर्क सिर्फ इस बात का है कि हम अपने माइंड को किस तरफ मोड़ते हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी अपॉर्चुनिटी को खोते हुए देखें तो दूसरों को ब्लेम करने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, कहीं मैं ही तो अपना रास्ता नहीं रोक रहा? यही अवेयरनेस, यही ऑनेस्टी आपको उस लूप से बाहर निकालेगी जहां आप बार बार खुद को गिराते हैं। चैप्टर 9, द लॉ ऑफ रिप्रेशन। जो इमोशंस आप दबा देते हैं वही किसी दिन आपको कंट्रोल कर लेते हैं। क्या आपने कभी अचानक किसी पर जरूरत से ज्यादा गुस्सा कर दिया और बाद में सोचा, मैंने ऐसा क्यों किया? या कभी किसी मामूली बात पर रोने का मन किया और खुद भी समझ नहीं पाए कि ऐसा क्या हो गया? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी के अंदर ऐसे कई इमोशंस छुपे होते हैं जिन्हें हम सालों से दबाते आ रहे होते हैं। सैडनेस, जेलसी, गिल्ट, रेज। हम सोचते हैं कि इन्हें इग्नोर कर देने से ये गायब हो जाएंगे, लेकिन सच ये है, रिप्रेस किए गए इमोशंस कभी मरते नहीं। वो अंदर ही अंदर एक शैडो बनाकर इकट्ठा होते रहते हैं और फिर एक दिन अचानक फट पड़ते हैं। इस चैप्टर में रॉबर्ट हमें कार्ल जुंग की कॉन्सेप्ट ऑफ शैडो से परिचित कराते हैं। शैडो मतलब वो हिस्सा जो हम खुद में एक्सेप्ट नहीं करते, हमारी इच्छाएं, डर, गुस्सा या वो ट्रेट्स जिन्हें हम बुरा समझते हैं। हम इन इमोशंस को सोसाइटी के डर से या सेल्फ इमेज की वजह से दबा देते हैं, लेकिन शैडो कभी दबती नहीं। वो दूसरे रूपों में बाहर आती है, सार्केज्म, पैसिव एग्रेशन, एडिक्शंस या डिप्रेशन के रूप में। रॉबर्ट एक एग्जाम्पल देते हैं, जॉन क्रॉफर्ड, एक मशहूर हॉलीवुड एक्ट्रेस जिसने हमेशा खुद को स्ट्रांग और परफेक्ट दिखाने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर उसमें इनसिक्योरिटी और एंगर भरा था। उसने अपने बच्चों पर हार्श बिहेवियर किया, रिलेशनशिप्स में टॉक्सिक पैटर्न्स बनाए और आखिर में वो अकेली रह गई। उसकी रिप्रेस की गई इमोशंस ने उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। तो इस रिप्रेशन से बचने का रास्ता क्या है? पहला, अपनी शैडो को जानिए। खुद से सवाल कीजिए, मैं क्या चीज सबसे ज्यादा हाइड करता हूं? कौन सा इमोशन मुझे सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल करता है? दूसरा, जजमेंट छोड़िए। जो भी इमोशन आपके अंदर है वो इंसानी है, उसे दबाइए मत, बल्कि उसे समझिए। तीसरा, एक हेल्थी आउटलेट बनाइए। जर्नलिंग कीजिए, किसी ट्रस्टेड इंसान से बात कीजिए या आर्ट, राइटिंग या किसी क्रिएटिव फॉर्म में अपनी फीलिंग्स को बाहर लाइए। रॉबर्ट कहते हैं कि शैडो को अपनाने का मतलब ये नहीं है कि आप अनकंट्रोल्ड हो जाएं। इसका मतलब है कि आप अपने हर हिस्से को पहचानते हैं और उसे एक बेहतर डायरेक्शन में इस्तेमाल करना सीखते हैं। इस चैप्टर का सार यही है, जो आप छुपाते हैं वही आपको चलाता है। अगर आप अपनी रिप्रेशन को नहीं पहचानते तो आप दूसरों के साथ और खुद के साथ भी अनफेयर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने अंदर के हर इमोशन को एक्सेप्ट करना सीख लेते हैं तो आप पावरफुल बनते हैं, क्योंकि तब आप खुद के मालिक बन जाते हैं। चैप्टर 10, द लॉ ऑफ एनवी। आप किसी से इंस्पायर्ड हैं या अंदर ही अंदर उससे जलते हैं? क्या आप सच में फर्क समझते हैं? क्या कभी आपने किसी दोस्त की सफलता देखकर मुस्कान तो दी, लेकिन अंदर ही अंदर एक चुभन सी महसूस की? क्या कभी किसी की तारीफ करते हुए दिल ही दिल में सोचा, इसकी क्या औकात है? अगर हां, तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, हम इंसान नेचुरली कंपैरिजन करते हैं।
और जहां कंपैरिजन होता है वहां एनवी यानी जलन जरूर पनपती है, चाहे हम उसे माने या न माने। वो हमारे एक्शंस में दिखने लगती है। हम दूसरों की आलोचना करते हैं, उनके पीछे बातें करते हैं या उन्हें नीचा दिखाने का मौका ढूंढते हैं। इस चैप्टर में रॉबर्ट हमें एक खास कहानी से रूबरू कराते हैं, लुई टार्नर और उसके फाइनेंस मिनिस्टर निकोलस फुकेट की। फुके बहुत टैलेंटेड था, लॉयल था, लेकिन उसे अपनी चमक दिखाने की आदत थी। उसने एक शानदार पार्टी दी जिसमें उसने राजा को भी इनवाइट किया, एक ऐसी पार्टी जो राजा से भी ज्यादा ग्रैंड थी। राजा लुई ट्रांडांट को यह पसंद नहीं आया। वो अंदर ही अंदर जल गया और कुछ ही समय में फुके को जेल भिजवा दिया गया। रॉबर्ट कहते हैं, जलन बहुत सटल होती है, हम अक्सर इसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, लेकिन ये हमारे रिश्ते बिगाड़ती है और कई बार हमारा डाउनफॉल भी बन जाती है। अब सवाल ये है, हम इस एनवी से कैसे बचें? पहला, अपने इमोशंस को ईमानदारी से ऑब्जर्व कीजिए। जब कोई आपको परेशान करता है तो पूछिए, क्या मैं उससे जेन्युइनली इंस्पायर्ड हूं या जल रहा हूं? दूसरा, खुद की वर्थ को रिडिफाइन कीजिए। किसी और की सफलता आपकी असफलता नहीं है। हर इंसान का जर्नी अलग होता है। तीसरा, एडमायर करना सीखिए। जब आप सच में किसी की तारीफ करते हैं तो आप उस एनर्जी को एनवी से इंस्पिरेशन में बदल देते हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि अगर आप एनवी को नहीं समझते तो वो धीरे धीरे आपको हॉलो बना देती है। आप हमेशा दूसरों की शैडो में जीने लगते हैं, लेकिन अगर आप उसे पकड़ लेते हैं, उसे ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, तो वही इमोशन आपको एलिवेट भी कर सकता है। इस चैप्टर का सार ये है, जलन एक आग है जो या तो आपको जला सकती है या आपको आगे बढ़ने की फ्यूल दे सकती है। फर्क इस बात में है कि आप उसे कैसे चैनल करते हैं। तो अगली बार जब किसी की सक्सेस चुभे, रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं भी कुछ ऐसा कर सकता हूं? यही सवाल आपको एनवी से बाहर निकालेगा और इंस्पिरेशन की ओर ले जाएगा। चैप्टर 11, द लॉ ऑफ ग्रैंडियोसिटी। अगर आप खुद को काबिल साबित करने की जगह खुद को सबसे ऊपर मानने लगते हैं तो यकीन मानिए आप गिरने ही वाले हैं। क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कि आप बाकी लोगों से ज्यादा खास हैं? या फिर आपने कोई छोटा मोटा काम किया और आपको लगा, अब तो मैं अनबीटेबल हूं? अगर ऐसा है तो संभल जाइए, क्योंकि यही ग्रैंडियोसिटी होती है, एक इल्यूजन जो हमें अपने ही दिमाग में भगवान बना देती है। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि ग्रैंडियोसिटी एक ट्रैप है जिसमें इंसान अपनी काबिलियत से ज्यादा अपने ईगो पर भरोसा करने लगता है, और जब ये ईगो हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो इंसान खुद के लिए ही खतरा बन जाता है। इस चैप्टर में रॉबर्ट एक ऐसी मिसाल देते हैं जो इतिहास की सबसे बड़ी ग्रैंडियोसिटी का सिंबल मानी जाती है, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन एक साधारण मिलिट्री ऑफिसर से उठकर एम्परर बना। उसकी इंटेलिजेंस और स्ट्रेटजी ने उसे महान बना दिया, लेकिन उसके अंदर एक ग्रैंड विजन था, पूरी दुनिया को जीतने का। धीरे धीरे उसकी एम्बिशन ने रियलिटी से उसका कनेक्शन तोड़ दिया। उसने रशिया पर हमला किया, बिना मौसम, सेना की ताकत या रिसोर्सेज का ध्यान रखे, और वही उसकी बर्बादी की शुरुआत थी। रॉबर्ट कहते हैं, ग्रैंडियोसिटी तब पैदा होती है जब सक्सेस हमारे सिर पर चढ़ जाए। हम वैलिडेशन के नशे में खुद को इनफैलिबल मानने लगते हैं, लेकिन असल में ये एक कमजोर माइंड की निशानी होती है, जो क्रिटिसिज्म नहीं झेल सकता, जो अपने लिमिट्स को नहीं पहचानता। अब सवाल है, ग्रैंडियोसिटी से बचा कैसे जाए? पहला, खुद को अपने अचीवमेंट से अलग देखना सीखिए। आपने जो किया है वो ग्रेट हो सकता है, लेकिन आप इंसान हैं और इंसान गलतियां करता है। दूसरा, प्रोसेस को लव कीजिए, आउटकम को नहीं। जब आप अपनी ग्रोथ पर ध्यान देते हैं तो आपको बार बार खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरा, खुद को चैलेंज करते रहिए। जब भी आपको लगे कि आप सब कुछ जानते हैं, किसी ऐसे काम में हाथ डालिए जहां आप बिगिनर हों। इससे आपका ईगो टूटेगा और आप ग्राउंडेड रहेंगे। रॉबर्ट मानते हैं कि एम्बिशन में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब एम्बिशन अवेयरनेस से कट जाती है तब वो ग्रैंडियोसिटी बन जाती है, जो आपकी सोचने की ताकत को खत्म कर देती है। इस चैप्टर का संदेश साफ है, खुद को महान मानने से ज्यादा जरूरी है खुद को बेहतर बनाते रहना, और जो इंसान अपनी लिमिटेशंस को स्वीकार करता है वही वाकई लिमिटलेस बनता है।
तो अगली बार जब आपको लगे कि आप सबसे ऊपर हैं तो जरा रुकिए और खुद से पूछिए, मैं सच में इतना कैपेबल हूं या सिर्फ मेरे ईगो ने मुझे ऐसा दिखाया है? यही सवाल आपको ग्रैंडियोसिटी की आग से बचाएगा और आपको एक सच्चे लीडर की ओर ले जाएगा। चैप्टर 12, द लॉ ऑफ जेंडर रिजिडिटी। क्या आपको लगता है कि एक आदमी को हमेशा मजबूत और टफ होना चाहिए या औरत को हमेशा नर्म और सहनशील? अगर हां, तो शायद आप भी जेंडर के उस पुराने ढांचे में फंसे हैं जो हमारी सोच को सीमित कर देता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि इंसान के अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन क्वालिटीज दोनों होती हैं, लेकिन समाज हमें सिखाता है कि हमें सिर्फ एक तरफ झुकना चाहिए, और जब हम अपनी दूसरी साइड को सप्रेस करते हैं तब हम रिजिड बन जाते हैं और अपनी पोटेंशियल से बहुत दूर चले जाते हैं। इस चैप्टर में रॉबर्ट हमें आइकॉनिक आर्टिस्ट मैरिलिन मनरो की कहानी से मिलवाते हैं। दुनिया को वो एक ग्लैमरस सेक्स सिंबल दिखती थी, लेकिन उसके अंदर एक बेहद संवेदनशील और गहरी सोच रखने वाली औरत थी। वो हमेशा चाहती थी कि लोग उसे उसके टैलेंट से पहचानें, सिर्फ उसकी बॉडी से नहीं। लेकिन दुनिया ने उसे एक फेमिनिन फैंटेसी बना दिया और उसके मैस्कुलिन एस्पेक्ट्स जैसे एम्बिशन, असर्टिवनेस और डेप्थ को दबा दिया। नतीजा, अंदर से टूटन, अकेलापन और आखिरकार एक दर्दनाक मौत। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर हम खुद को सिर्फ एक जेंडर की क्वालिटीज में सीमित कर दें तो हम अपनी क्रिएटिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी और इमोशनल इंटेलिजेंस को खो बैठते हैं। असली ताकत तब आती है जब आप दोनों एनर्जीज को बैलेंस करना सीखते हैं। अब सवाल है, कैसे? पहला, ऑब्जर्व कीजिए कि आप किस रोल में ज्यादा कंफर्ट महसूस करते हैं। क्या आप हर वक्त टफ दिखने की कोशिश करते हैं या आप हर बार सॉफ्ट बन जाते हैं भले ही हालात असर्टिवनेस मांगते हों? दूसरा, अपने अंदर छुपी क्वालिटीज को एक्सप्लोर कीजिए। एक आदमी अगर अपनी सेंसिटिविटी और एम्पैथी को अपनाता है तो वो बेहतर लीडर बन सकता है। एक औरत अगर अपनी डिसाइसिवनेस और बोल्डनेस को अपनाती है तो वो अपने सपनों को बिना डर के पा सकती है। तीसरा, लोगों को भी रिजिड जेंडर रोल्स में मत बांधिए। किसी इंसान की वर्थ उसके बिहेवियर और वैल्यूज से तय होती है, उसके जेंडर से नहीं। रॉबर्ट इस चैप्टर के जरिए हमें एक गहरी बात सिखाते हैं, जब आप अपनी पूरी आइडेंटिटी को अपनाते हैं तब आप सच्चे अर्थों में पावरफुल बनते हैं। ये दुनिया उन्हें याद रखती है जो अपनी यूनिकनेस के साथ जीते हैं, न कि उन्हें जो किसी मोल्ड में फिट होते हैं। तो अगली बार जब आप खुद को या किसी और को जैसा होना चाहिए उस नजर से देखें तो रुकिए और सोचिए, क्या मैं सच में इंसान को समझ रहा हूं या सिर्फ एक स्टीरियोटाइप को? यही सोच आपको रिजिड जेंडर रोल्स से आजाद कर सकती है और आपको एक ज्यादा मैच्योर, बैलेंस्ड और पावरफुल वर्जन बनने में मदद कर सकती है। चैप्टर 13, द लॉ ऑफ एमलेसनेस। क्या आपकी लाइफ में कोई साफ डायरेक्शन है? क्या आप जानते हैं कि आप किस तरफ जा रहे हैं या फिर आप बस हालात के साथ बहते जा रहे हैं? रॉबर्ट ग्रीन इस चैप्टर में कहते हैं कि अगर आपके पास कोई क्लियर एम नहीं है तो आप दूसरों के एम का हिस्सा बन जाते हैं, और एक एमलेस इंसान सबसे आसानी से भटकाया जा सकता है क्योंकि उसके पास खुद की कोई दिशा नहीं होती। इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक ऐसे इंसान से जिसने पूरी दुनिया को अपने विजन से बदल दिया, अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर महज 20 साल की उम्र में राजा बना, लेकिन उसके अंदर बचपन से एक बर्निंग एम था, दुनिया को जीतने का। उसकी मां ने उसे बचपन से समझाया कि वो कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुआ है। उसने अपने विजन को क्लैरिटी के साथ देखा, उसके लिए तैयारी की और फिर एक्शन लिया। नतीजा, उसने दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। रॉबर्ट बताते हैं कि एमलेसनेस का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपकी एनर्जी बिखर जाती है। आप एक दिन कुछ सोचते हैं, अगले दिन कुछ और करने लगते हैं और फिर फ्रस्ट्रेशन में जीने लगते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप कहीं नहीं पहुंच रहे। तो इसका हल क्या है? पहला, खुद से ब्रूटली ऑनेस्ट सवाल पूछिए, मैं क्या चाहता हूं? मैं किस काम को करके अंदर से अलाइव महसूस करता हूं? जब तक आप इस सवाल का जवाब नहीं देंगे तब तक आपकी जर्नी कहीं नहीं जाएगी। दूसरा, अपना एम लिखिए और उसे एक्शन स्टेप्स में तोड़िए। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। डायरेक्शन तभी मिलती है जब विजन के साथ स्ट्रेटजी जुड़ी हो। तीसरा, डिस्ट्रैक्शन से बचिए। आज का इंसान एमलेस इसलिए नहीं है कि उसके पास एम नहीं है,
बल्कि इसलिए कि उसके पास हर वक्त कुछ न कुछ डिस्ट्रैक्ट करने वाला है। सोशल मीडिया, कंपैरिजन, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस, ये सब आपकी क्लैरिटी को मार देते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि एक फोकस्ड इंसान की एनर्जी लेजर की तरह होती है, वो किसी भी चीज को काट सकती है, लेकिन एमलेस इंसान की एनर्जी एक ट्यूब लाइट की तरह होती है, जो बस जलती रहती है पर असर नहीं करती। इस चैप्टर का मूल संदेश है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में मीनिंग और पावर हो, तो एक स्ट्रांग और क्लियर एम चुनिए और फिर पूरी इंटेंसिटी से उस एम के पीछे लग जाइए, वरना आप किसी और की कहानी में बस एक एक्स्ट्रा बनकर रह जाएंगे। तो आज की रात जब आप सोने जाएं, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मेरा कोई एम है? और अगर नहीं है तो कल सुबह सबसे पहला काम कीजिए, उसे खोजिए, वरना जिंदगी आपको कहीं भी घुमा सकती है बिना किसी मंजिल के। चैप्टर 14, द लॉ ऑफ कन्फॉर्मिटी। क्या आपने कभी किसी ग्रुप में सिर्फ इसलिए कोई बात मान ली क्योंकि सब लोग वही कर रहे थे? क्या आपने भीड़ के दबाव में आकर कभी कोई ऐसा फैसला लिया जो आपकी सोच से मेल नहीं खाता था? अगर हां, तो आप कन्फॉर्मिटी के शिकार हुए हैं, यानी वो ह्यूमन टेंडेंसी जिसमें इंसान भीड़ में शामिल होने के लिए अपनी खुद की सोच छोड़ देता है। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि हम इंसान सोशल क्रीचर्स हैं। हमें एक्सेप्टेंस चाहिए, बिलोंगिंग चाहिए, और इसी जरूरत की वजह से हम अक्सर खुद को बदल लेते हैं ताकि लोग हमें रिजेक्ट न करें। लेकिन यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी कमजोरी। इस चैप्टर में वो गुस्टाव ले बॉन की थ्योरी पर चर्चा करते हैं, जिन्होंने बताया कि भीड़ का मन एक इंडिविजुअल की सोच से अलग होता है। जब इंसान भीड़ का हिस्सा बनता है तो वो सोचने के बजाय फील करने लगता है। उसका क्रिटिकल थिंकिंग बंद हो जाता है और वो भीड़ के फ्लो में बहने लगता है, चाहे वो कितना भी गलत क्यों ना हो। उदाहरण के लिए रॉबर्ट हमें नाजी जर्मनी के दौर की याद दिलाते हैं। कैसे आम लोग जो कभी हिंसक नहीं थे, उन्होंने भी जुल्म में हिस्सा लिया क्योंकि वो भीड़ के दबाव में अपनी सोच खो बैठे थे। तो अब सवाल उठता है, इससे बचा कैसे जाए? पहला, खुद को ऑब्जर्व करें। क्या आप डिसीजंस खुद लेते हैं या ये सोचकर कि लोग क्या कहेंगे? क्या आप किसी ट्रेंड में सिर्फ इसलिए कूद जाते हैं क्योंकि सब कर रहे हैं? दूसरा, सॉलिट्यूड को अपनाइए। अकेले रहना और सोच पाना एक स्किल है। जब आप अकेले होते हैं तब आप भीड़ के शोर से निकलकर अपनी सच्ची आवाज सुन सकते हैं। तीसरा, डिसेंट करना सीखिए। अगर आपको किसी चीज में डाउट है तो सिर्फ इसलिए अग्री मत कीजिए कि बाकी सब कर रहे हैं। एक मैच्योर इंसान वही होता है जो रिस्पेक्टफुली डिसएग्री कर सके, बिना डर के। रॉबर्ट कहते हैं कि दुनिया में जितने भी ग्रेट थिंकर्स, लीडर्स और क्रिएटर्स हुए हैं, वो सब नॉन कन्फॉर्मिस्ट थे। उन्होंने अपने समय की सोच को चैलेंज किया। गैलीलियो, मार्टिन लूथर किंग, स्टीव जॉब्स, इन सब ने भीड़ से अलग चलने की हिम्मत दिखाई। इस चैप्टर का मैसेज है, अगर आप वाकई खुद के मास्टर बनना चाहते हैं तो भीड़ की गुलामी छोड़नी होगी। कन्फॉर्मिटी से आजादी ही असली क्रिएटिविटी और फ्रीडम की शुरुआत है। भीड़ आपको कंफर्ट दे सकती है, लेकिन आपकी ग्रेटनेस भीड़ से बाहर निकलकर ही मिलेगी। चैप्टर 15, द लॉ ऑफ फिकलनेस। क्या आपने कभी महसूस किया है कि लोग आपको जितनी तेजी से ऊपर उठाते हैं, उतनी ही तेजी से गिरा भी देते हैं? जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो सब तारीफों के पुल बांधते हैं, लेकिन जैसे ही आपसे कोई छोटी सी गलती हो जाती है, वही लोग आपको नीचा दिखाने लगते हैं। रॉबर्ट ग्रीन इस चैप्टर में इसी इंसानी नेचर को फिकलनेस कहते हैं, यानी लोगों की भावना जल्दी बदल जाना। वो बताते हैं कि पब्लिक ओपिनियन कभी स्थिर नहीं होता। लोग आपकी इमेज से ज्यादा अपने इमोशंस के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। जूलियस सीजर की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। रोम का सबसे मशहूर और ताकतवर जनरल, जिसने अपनी ताकत और करिश्मे से मैसेस को जीत लिया था, लेकिन जब उसकी ताकत कुछ लोगों के लिए खतरा बनने लगी, तब वही लोग जो कभी उसकी जय जयकार करते थे, उसके खिलाफ हो गए और अंत में उसे ही मार डाला। तो सवाल यह है, अगर लोग इतने चेंजेबल हैं तो खुद को इस फिकलनेस से कैसे बचाया जाए? रॉबर्ट 3 चीजें बताते हैं। पहला, अपनी पब्लिक इमेज को खुद कंट्रोल करो। अगर आप लोगों के रिएक्शन के भरोसे अपनी पहचान बनाओगे तो वो कभी भी आपको गिरा सकते हैं। आपको अपनी स्टोरी खुद बनानी होगी। दूसरा,
लोगों की तारीफों से खुद को बहुत ऊंचा मत समझो। तारीफें एक तरह का ट्रैप होती हैं। जैसे ही आप उन पर भरोसा करने लगते हैं, आप उनकी एक्सपेक्टेशन के गुलाम बन जाते हैं। तीसरा, लोगों की भावनाओं को समझो, लेकिन उनसे ऊपर उठकर सोचो। लोग मोस्टली अपने इंटरेस्ट से ड्रिवन होते हैं। अगर आप उन्हें टेम्पररीली खुश कर भी दो, तो भी वो हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगे। इसलिए अपने इंटरनल वैल्यूज पर भरोसा रखो, ना कि एक्सटर्नल अपलॉज पर। इस चैप्टर का मूल संदेश है, अगर आप दूसरों की नजरों में टिके रहना चाहते हैं, तो आपको उनका मन समझना होगा, लेकिन खुद को कभी उनके हाथों की कठपुतली मत बनने देना। रिस्पेक्ट वहीं टिकती है जो सेल्फ रिस्पेक्ट से शुरू होती है। पब्लिक फिकल है, लेकिन आप स्टेडी रह सकते हैं अपने प्रिंसिपल्स और विजन के साथ। चैप्टर 16, द लॉ ऑफ एग्रेशन। क्या आप कभी किसी ऐसे इंसान से टकराए हैं जो बाहर से तो शांत लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्से और कंट्रोल की भूख से भरा होता है? या फिर कभी किसी ने आपकी नरमी का फायदा उठाया हो? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि एग्रेशन सिर्फ गुस्से में चिल्लाने या लड़ाई करने का नाम नहीं है। असली एग्रेशन तो अक्सर शांति के मुखौटे के पीछे छिपी होती है। ये एक अंदरूनी ताकत है जो दूसरों को दबाने, कंट्रोल करने या अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। इस चैप्टर की शुरुआत होती है जनरल जॉर्ज एस पैटन की कहानी से, एक ऐसा सेनापति जिसकी आक्रामक रणनीतियों ने वर्ल्ड वॉर 2 में इतिहास बदल दिया। पैटन को समझ था कि अगर आप अपने दुश्मन से एक कदम आगे नहीं रहे तो वो आपको मिटा देगा। उसने एग्रेशन को सिर्फ युद्ध में नहीं, बल्कि अपने जीवन के हर पहलू में स्ट्रेटेजी की तरह इस्तेमाल किया। रॉबर्ट समझाते हैं कि एग्रेशन 2 तरह की होती है, पैसिव और एक्टिव। पैसिव एग्रेशन में लोग आपके खिलाफ काम करते हैं, लेकिन सीधे तौर पर सामने नहीं आते। वो मीठा बोलते हैं, लेकिन अंदर से आपको गिराने की चालें चलते हैं। वहीं एक्टिव एग्रेशन खुली चुनौती होती है, जहां सामने वाला अपनी ताकत दिखाता है, टकराव करता है। अब जरूरी है कि हम इन दोनों को पहचानें और सही जवाब देना सीखें। पहला, नाइव मत बनो। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपकी काइंडनेस को वीकनेस समझते हैं। अगर आप हर बार पीछे हटते रहेंगे तो लोग आपको सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ते रहेंगे। दूसरा, अपने अंदर हेल्थी एग्रेशन को जगाइए। इसका मतलब है अपने बाउंड्रीज को क्लियरली डिफाइन करना, ना कहना सीखना और अपने इंटरेस्ट के लिए खड़े होना। एग्रेशन का मतलब दूसरों को दबाना नहीं है, बल्कि खुद को दबने से बचाना है। तीसरा, मैनिपुलेट करने वालों को समझिए। कई लोग स्वीट बनकर आपके दिमाग से खेलते हैं। वो आपको गिल्ट महसूस कराते हैं, सिंपैथी लेते हैं या आपको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ अवेयरनेस ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। रॉबर्ट कहते हैं कि जो इंसान अपनी एग्रेशन को पहचानता है और उसे सही दिशा देता है, वही दूसरों की एग्रेशन को संभाल सकता है। ये दुनिया एक बैटलफील्ड है और यहाँ सर्वाइवल के लिए स्ट्रेटजी, करेज और असर्टिवनेस चाहिए। इस चैप्टर का संदेश है, एग्रेशन से भागो मत, उसे समझो, चैनल करो और अपने लिए एक शक्ति बना लो, क्योंकि जो खुद के लिए खड़ा नहीं होता, दुनिया उसे कभी चैन से खड़ा रहने नहीं देती। चैप्टर 17, द लॉ ऑफ जनरेशनल मायोपिया। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि पुराने जमाने के लोग आज की सोच को नहीं समझते और आज के लोग पुराने जमाने की वैल्यूज को नजरअंदाज करते हैं? क्या कभी आपको लगा है कि हर जनरेशन अपनी ही दुनिया में जी रही है, न पिछले को पूरी तरह समझती है, न आने वाले की तैयारी करती है? रॉबर्ट ग्रीन इसे कहते हैं जनरेशनल मायोपिया, यानी एक ऐसी सोच जो सिर्फ अपनी जनरेशन तक सीमित रहती है और बाकी समय को नजरअंदाज कर देती है। इस चैप्टर की शुरुआत होती है मार्की डे कॉन्डोरसेट की कहानी से, एक फ्रेंच फिलोसोफर जो 18वीं सदी में एनलाइटमेंट मूवमेंट का हिस्सा थे। वो मानते थे कि इंसान लगातार बेहतर होता जाएगा, हर जनरेशन पहले से ज्यादा समझदार होगी। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन में जब हालात बेकाबू हो गए तो उन्हें छिपकर भागना पड़ा और अंत में उन्होंने जहर खाकर जान दे दी। उनके साथ वो सपना भी मर गया जो ये मानता था कि इंसान हमेशा प्रगति की ओर बढ़ता है। रॉबर्ट समझाते हैं कि हर जनरेशन एक खास हिस्टोरिकल मोमेंट में जन्म लेती है और उसी माहौल में उसकी सोच, विश्वास और दृष्टिकोण बनते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता है,
नई जनरेशन नई प्रॉब्लम्स और आइडियाज लेकर आती है और तब अक्सर टकराव होता है। पुरानी जनरेशन कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं पता और नई जनरेशन कहती है तुम आउटडेटेड हो गए हो। जनरेशनल मायोपिया का सबसे बड़ा खतरा यह है कि ये इंसान को नैरो माइंडेड बना देती है। हम सिर्फ अपने समय को एब्सोल्यूट सच मान लेते हैं और बाकी को इररेलेवेंट। इससे ना हम भविष्य की तैयारी कर पाते हैं, ना अतीत से सीखते हैं। तो इससे बाहर कैसे निकलें? पहला, हिस्ट्री को एक्टिवली स्टडी कीजिए। जब आप पिछली जनरेशन्स की मिस्टेक्स और विक्ट्रीज को समझते हैं, तब आप पैटर्न पहचानने लगते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। इससे आप ज्यादा वाइज डिसीजंस लेते हैं। दूसरा, आने वाले टाइम के बारे में सोचिए। सिर्फ आज की प्रॉब्लम सॉल्व करना काफी नहीं, आपको यह भी सोचना होगा कि आपके एक्शंस फ्यूचर जनरेशन्स को कैसे अफेक्ट करेंगे। तीसरा, खुद को जनरेशन की आइडेंटिटी से ऊपर उठाइए। आप सिर्फ जेन जी, मिलेनियल या जीन एक्स नहीं हैं। आप एक इंसान हैं जो एक लंबी ह्यूमन स्टोरी का हिस्सा है। रॉबर्ट कहते हैं, जो इंसान अपने समय की सीमाओं को समझता है वही विजनरी बनता है। स्टीव जॉब्स ने भविष्य की सोचकर प्रोडक्ट्स बनाए। नेल्सन मंडेला ने सदियों के दर्द को देखते हुए रिकंसिलिएशन की बात की। इस चैप्टर का सार यही है, अगर आप खुद को सिर्फ अपने समय तक सीमित रखते हैं तो आप अधूरे रह जाते हैं। लेकिन अगर आप अतीत को समझें, वर्तमान को गहराई से देखें और भविष्य की दिशा भांप लें, तो आप एक ऐसे इंसान बनते हैं जो समय से आगे चलता है, न कि उसके पीछे। चैप्टर 18, द लॉ ऑफ एमलेसनेस। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी दिशा में बस चलते जा रहे हैं, लेकिन आपको खुद भी नहीं पता कि आपको कहां जाना है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप एक एक दिन बिना किसी मकसद या उद्देश्य के जीते गए? रॉबर्ट ग्रीन इस चैप्टर में इसे एमलेसनेस कहते हैं, यानी उद्देश्यहीनता, वो स्थिति जब इंसान को अपने जीवन का उद्देश्य नहीं पता होता और वो बिना किसी क्लियर गोल के बस चलता जाता है। इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक ऐसे व्यक्ति से जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का मालिक समझता था, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक खोया हुआ इंसान था। ये कहानी है हावर्ड ह्यूग्स की, जिन्होंने खुद को इतने बड़े बिजनेस और फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बना लिया था, लेकिन अंत में वो खुद को खोते चले गए। हावर्ड ने कभी सोचा ही नहीं कि उनका जीवन किस दिशा में जा रहा है। वो बस लगातार नए नए प्रयोग करते रहे और जब तक उनका मानसिक संतुलन खोने के कगार पर नहीं आ गया, तब तक वो महसूस नहीं कर पाए कि वो एक उद्देश्यहीन जीवन जी रहे थे। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि हम अक्सर अपने जीवन के मकसद को समझने में नाकाम रहते हैं, क्योंकि हम अपनी जिंदगी को दूसरों के हिसाब से जीने लगते हैं। हम सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस और दूसरों के स्टैंडर्ड पर जीवन जीने की कोशिश करते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि हम खुद को खो बैठते हैं। तो सवाल ये है कि हम अपने जीवन में उद्देश्य को कैसे पहचान सकते हैं और उसे सही दिशा में कैसे ला सकते हैं। पहला, खुद से सवाल कीजिए, आप क्या चाहते हैं? आपको क्यों चाहिए? क्या आपकी हर एक एक्टिविटी और डिसीजन उस उद्देश्य की दिशा में जा रहे हैं? इस सवाल को बार बार खुद से पूछिए। दूसरा, छोटे गोल्स तय कीजिए। सिर्फ बड़ा उद्देश्य ही नहीं, छोटे छोटे लक्ष्य तय करें और उन पर काम करें। जब आप एक छोटे गोल को पूरा करते हैं तो आपको आगे बढ़ने की दिशा और उत्साह मिलेगा। तीसरा, अपने पैशन को पहचानिए। पैशन वो चीज होती है जिसे आप बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के करते हैं। जब आप अपने पैशन को पहचानते हैं तो आपका उद्देश्य खुद ही साफ हो जाता है। इस चैप्टर का संदेश है कि अगर आप एमलेस हैं तो आप जिंदगी के रास्ते पर खो जाते हैं, लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से पहचानते हैं और उसे पाने के लिए पूरी ताकत से काम करते हैं तो आप अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। लाइफ का उद्देश्य सिर्फ खुद को खोजने में नहीं है, बल्कि उस उद्देश्य की दिशा में लगातार आगे बढ़ने में है। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर एक ऐसी किताब है जो न केवल मानव स्वभाव और मानसिकता को समझने के लिए प्रेरित करती है, बल्कि यह हमारी व्यक्तिगत और सामाजिक जिंदगी में इमोशंस, रिश्तों और फैसलों के प्रभाव को गहरे से विश्लेषित करती है। रॉबर्ट ग्रीन ने इस किताब में वो गहरे और जटिल पहलू उजागर किए हैं जो आमतौर पर हमारी सोच से बाहर होते हैं,
लेकिन हमारी जीवन की दिशा पर गहरा प्रभाव डालते हैं। ग्रीन का मानना है कि हम सभी अपनी मानसिकता, स्वभाव और भावनाओं के साथ जीते हैं, और जब तक हम इनका सही तरीके से अवलोकन नहीं करते, हम अपने आप को और दूसरों को सही तरीके से नहीं समझ सकते। किताब में ग्रीन ने मानव स्वभाव के 18 कानूनों को छुआ है, जिनमें इरेशनैलिटी, नार्सिसिज्म, रोल प्लेइंग, कंपल्सिव बिहेवियर, जनरेशनल मायोपिया जैसे विषय शामिल हैं, जो हमें हमारे व्यवहार और दूसरों के व्यवहार को समझने में मदद करते हैं। ग्रीन के अनुसार हमारा स्वभाव सिर्फ हमारी सोच पर नहीं, बल्कि हमारी भावनाओं, हमारी सामाजिक स्थिति और हमारे व्यक्तिगत अनुभवों से भी प्रभावित होता है। जब हम अपनी इमोशंस को समझने और उन पर काबू पाने में सक्षम होते हैं, तो हम न सिर्फ अपने फैसलों को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि समाज में अपने रिश्तों और संवादों को भी सुधार सकते हैं। ग्रीन इस किताब के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि अगर हमें अपने आसपास के लोगों को समझना है, तो सबसे पहले हमें खुद को समझना होगा। हम जिस दुनिया में रहते हैं, वह अक्सर भ्रम और गुमराह करने वाली होती है, और अगर हम अपनी भावनाओं और स्वभाव को न पहचानें, तो हम अपनी जिंदगी के उद्देश्य को खो सकते हैं। लेकिन अगर हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं और अपनी सोच में स्पष्टता लाते हैं, तो हम न केवल अपने लिए बल्कि अपने समाज के लिए भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इस किताब की खासियत यह है कि ग्रीन न सिर्फ थ्योरी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, बल्कि वह हमें वास्तविक जीवन की कहानियां और उदाहरण देते हैं, जिनके माध्यम से हम इन सिद्धांतों को और गहरे से समझ सकते हैं। उन्होंने हमें यह सिखाया कि सिर्फ मानसिक समझ से ही किसी व्यक्ति को नहीं जाना जा सकता, बल्कि हमें उसकी इमोशंस, उसका व्यवहार और उसकी परिस्थितियां भी समझनी होती हैं। यह किताब किसी भी व्यक्ति के लिए बेहद उपयोगी है जो अपनी मानसिकता को समझना चाहता है, चाहे वह व्यवसाय में हो, रिश्तों में हो या व्यक्तिगत जीवन में। हिंदी ऑडियो बुक के इस संस्करण का उद्देश्य यही था कि हम आपको किताबों के सारांश को आसान और दिलचस्प तरीके से प्रस्तुत कर सकें। हर किताब एक नई यात्रा की शुरुआत होती है, और हम चाहते हैं कि आप इस यात्रा में हमारे साथ रहें। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए किताबों से निकाले गए महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक सिद्धांतों को सरल और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करें। हमारा प्रयास यह है कि आप किताबों के माध्यम से खुद को जानें, अपने जीवन को बेहतर तरीके से समझें और उसे सकारात्मक दिशा में ले जाएं। हम जानते हैं कि आजकल के व्यस्त जीवन में समय का अभाव होता है, इसलिए हमने यह सुनिश्चित किया है कि आप इन किताबों के सारांशों को सुनकर अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकें, बिना ज्यादा समय लगाए। आप जब भी अपने दैनिक जीवन में किसी गहरी समझ या जीवन से जुड़े किसी सवाल का सामना करते हैं, तो इन ऑडियो बुक्स के माध्यम से आप ताजगी और प्रेरणा पा सकते हैं। अगर आपको हमारे प्रस्तुत किए गए कंटेंट से कुछ नया सीखने को मिला है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर नए एपिसोड के लिए नोटिफिकेशन पाएं। आपके समर्थन से हमें और प्रेरणा मिलती है, और हम आगे भी इसी तरह से और किताबों के सारांश लेकर आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी विशेष किताब पर सारांश तैयार करें या किसी विषय पर अधिक जानकारी दें, तो कृपया हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हम आपकी ज़रूरतों और अपेक्षाओं के हिसाब से अपना कंटेंट और बेहतर बनाएंगे। आपके समय और समर्थन के लिए हम आपके आभारी हैं। हम चाहते हैं कि हमारे चैनल से आपको ऐसे संसाधन मिलें जो न केवल आपके ज्ञान को बढ़ाए, बल्कि आपके जीवन को बेहतर भी बनाए। साथ ही अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी इसे शेयर करें, ताकि और भी लोग इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। हम फिर से धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे साथ यह यात्रा की, और हम आशा करते हैं कि हम आगे भी आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। आने वाले दिनों में हम और भी किताबों के सारांश और उपयोगी जानकारी लेकर आएंगे। आपके सुझावों और विचारों का हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद।